lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 5 असेसमेंट ऑफ ईवीएस लर्निंग DLED फर्स्ट ईयर। तो बाकी की सारी यूनिट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। और एक और चीज कि यार पेपर अब बहुत ही पास है, आने वाले आपके एग्जाम्स, तो आपको अच्छे से अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और मैं भी कोशिश करूंगी कि आपका सारा डीएलएड फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों ही ईयर्स के कंटेंट अपलोड हो जाए। और साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज आने वाला है डीएलएड फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के पीपल टीचर्स के लिए, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी नहीं मिलने वाला है और बहुत ही रीजनेबल रेट पे आपको मिलने वाला है। तो गेस करिए ऐसे क्या चीज आने वाली है जो आपके एग्जाम्स में, अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, मैं कहती हूँ अगर आपने अभी तक बुक भी नहीं खरीदी है फिर भी आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं अगर आप वो चीजें पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यूनिट 5 असेसमेंट ऑफ ईवीएस लर्निंग। सबसे पहले असेसमेंट क्या होती है, देखो आप किसी भी बुक को उठा लो डीएलएड फर्स्ट ईयर की, लास्ट में आपका असेसमेंट का टॉपिक आएगा ही आएगा। सीसीई से रिलेटेड, सीसीई एक ऐसा टॉपिक है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका आएगा ही आएगा एग्जाम में, चाहे वो कोई भी पेपर हो। इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से समझिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्यों जरूरी होता है। अब देखो बच्चे जो पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ रहे हो तो किस लिए पढ़ रहे हो, रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हो, अच्छे रिजल्ट के लिए पढ़ते हैं। तो यही हमारा असेसमेंट होता है कि हम बच्चों को इवैल्यूएट करेंगे, और ये जो इवैल्यूएशन होनी चाहिए ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए, पूरे साल होनी चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। यानी कि हर एक, ये नहीं सिर्फ पढ़ाई में ही होनी चाहिए, दूसरे फील्ड्स को भी हमें मिलाना चाहिए, चाहे वो प्रोजेक्ट वर्क हो गया, चाहे वो आपका को करिकुलर एक्टिविटीज हो गई, तो चाहे उनका बिहेवियर हो गया। तो ये सारी चीजों को इंक्लूड करके ही हम बता पाएंगे कि बच्चा कैसा है, उसकी वैल्यूएशन इन सब चीजों को इंक्लूड करके ही हम देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है सीसीई का। तो सीसीई क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव है सीसीई का वो है कि होलिस्टिक असेसमेंट हो लर्नर का, जिसमें आपके कोर्स होलिस्टिक असेसमेंट भी हो, जिसमें लाइफ स्किल, वैल्यूज, एटीट्यूड, स्पोर्ट्स, सारी चीजें को करिकुलर एक्टिविटीज के इंक्लूड करी जाए और फिर बच्चे को असेस करा जाए। उसके बाद आता है बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सारी आपके स्कीम्स वगैरह निकलती है, जिसमें आपका कमीशन निकलती है, जैसे आपका हंटर कमीशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जो बाकी के कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस निकली है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि डीएलएड सेकेंड ईयर में भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा कमीशन के बारे में। और साथ ही साथ आप जब सीटेट के लिए प्रिपेयर करेंगे, बहुत ही जल्दी हम सीटेट का भी कोर्स निकालेंगे जिसमें सीटेट को आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा सीटेट का। तो सीटेट में भी ये टॉपिक्स आते हैं, तो आप अच्छे से समझिएगा इसको। वैसे ही सैडलर कमीशन हो गई, हार्टॉक कमिटी रिपोर्ट हो गई और सैगिन प्लान हो गई, कि इंडिपेंडेंस से पहले ये सारी जो कमीशन है वो निकली गई। आफ्टर इंडिपेंडेंस आपका पहली जो कमीशन हम कह सकते हैं इसको निकलती है, वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम राधा कृष्ण कमीशन कहते हैं, 1948। अब ये जो राधाकृष्ण कमीशन है ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे मेनली बेस्ड करती है, कि यूनिवर्सिटी में हमें किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्या क्या करिकुलम होना चाहिए उस बेसिस पे। अब इसमें बोल रखा है, वी रिकमेंड देयरफॉर दैट 1/3 ऑफ द allotted each subject be reserved for work done during the course of instruction, so everything will be well organized, हर चीज वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, और हर चीज में बच्चों का जो भी काम हो रहा है वो उसका पीछे एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरी स्कीम आपकी आती है, कमीशन आते हैं, तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम मुदालिया कमीशन 1952 कहते हैं। अब इसमें बता रखा है कि जो फाइनल असेसमेंट है प्यूपिल का शुड नॉट बी बेस्ड एंटायरली ऑन द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, दैट इज जो आपके एग्जाम रिटन एग्जामिनेशन होते हैं, ये कहते हैं सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए बच्चों का रिजल्ट। ओके, अदर थिंग जैसे इंटरनल इवैल्यूएशन हो गया, स्कूल रिकॉर्ड्स हो गए, ये भी मेंटेन होने चाहिए बाय द टीचर्स इनटू कंसिडरेशन एंड ड्यू क्रेडिट शुड बी गिवन टू देम, और उसके बेसिस पे भी बच्चों को क्रेडिट देना चाहिए। नॉट ओनली कि हम सिर्फ पढ़ाई को लेके बैठ जाए कि बच्चों के मार्क्स कितने आए हैं, मार्क्स कितने आए हैं, उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको हमें कंसिडरेशन के अंदर लेना चाहिए और उसको
बच्चों को उसके लिए अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्यूपिल्स ऑल राउंड प्रोग्रेस एंड डिटरमाइन हिज फ्यूचर, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए स्कूल रिकॉर्ड्स का, ठीक है, इंक्लूडिंग द वर्क डन बाय हिम फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड हिज अटेनमेंट इन डिफरेंट स्फीयर्स। तो अगर हमें बच्चों को फुल्ली कंप्लीटली एसेस करना है तो उसमें सिर्फ हम बच्चे के मार्क्स के ऊपर नहीं जा सकते हैं, बच्चे ने और कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में एक्सेलेंस में वो गया है, कितनी चीजें उसने और अच्छी सीखी है पढ़ाई के अलावा, वो चीजें भी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। और टीचर को पूरा एक वेल मेंटेन्ड रिकॉर्ड बनाना चाहिए हर एक बच्चे का। उसके बाद आता है आपका भोपाल सेमिनार ऑन एग्जामिनेशन 1956। अब ये ऑलराउंड काउंसिल है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, ये ऑर्गेनाइज करता है एक सेमिनार और एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स एट भोपाल एमपी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या सेमिनार में बातें होती है, सबसे पहले बोला जाता है कि स्टूडेंट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड पास ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, सिर्फ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के बेसिस पे बच्चे को पास नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द स्कूल शुड नॉट बी गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस, तो स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है स्कूल में शुड नॉट बी गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस, एंड स्टूडेंट हु आर वीक इन एकेडमिक्स उनको ग्रेस मार्क्स देने चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा इक्वल नहीं होता है यार। हर बच्चे में, अगर आप टीचर बनने जा रहे हो ना, इन फ्यूचर आप टीचर बनने जा रहे हो, तो आपको ये चीज बिल्कुल पता होनी चाहिए कि हर एक बच्चा सेम नहीं होता है। Every child is different and every child is unique in their own way. हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चे की क्वालिटीज अलग है, हर एक बच्चे का इंटरेस्ट अलग है। तो एज अ टीचर आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आपको किस बच्चे को किस तरीके से डील करना है, किस बच्चे के साथ किस तरीके से आप डील करेंगे, और तभी वो कुछ ना कुछ कर पाएगा अपनी लाइफ में। और टीचर्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है एक बच्चे की लाइफ में। उसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन इन द सेमिनार कुछ रिकमेंडेशन बनाई गई। तो क्या रिकमेंड करा गया, इट इज रिकमेंडेड दैट एज एन इनर्शियल मेजर 20% ऑफ द टोटल मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट शुड बी अलॉटेड टू द असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट परफॉर्मेंस एज गिविंग द स्कूल रिकॉर्ड। तो स्कूल रिकॉर्ड्स में 20% जो बच्चे के टोटल मार्क्स होंगे हर सब्जेक्ट में वो अलॉट करे जाएंगे। उसके बाद आ जाता है कोठारी कमीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन है 1966। कोठारी कमीशन रिपोर्ट जो है वो ऑब्जर्व करती है दैट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स एट द एंड ऑफ द लोअर और हायर सेकेंडरी स्टेज the student should receive a certificate from the school also giving the record of his or her internal assessment as contained in his cumulative record। तो एट द एंड ऑफ द ईयर कोठारी कमीशन क्या कहती है कि साल के एंड में हम बच्चों को क्या देंगे, एक रिकॉर्ड देंगे, एक पूरा रिपोर्ट कार्ड देंगे बना के, जिसमें उसके एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो मार्क्स होंगे, साथ ही साथ उसने पूरे साल में क्या क्या अटेन करा है, दूसरे जो को करिकुलर एक्टिविटीज है वो भी इंक्लूड करेंगे। प्रॉपर सर्टिफिकेट वाली सिस्टम जो है वो होना चाहिए। जो कमीशन है वो आगे रिकमेंड करती है कि इंटरनल असेसमेंट और इवैल्यूएशन जो है वो कंडक्ट करे जाएंगे स्कूल के द्वारा, और इसमें ये इंटरनल असेसमेंट की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। एंड इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, और ये कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए जिसमें आपका एक्सटर्नल है, बाकी और भी चीजों पे फोकस करा जा रहा है, बच्चे की पर्सनालिटी पे, बच्चे की स्पीकिंग स्किल्स पे, बच्चे की इंटरेस्ट पे, एटीट्यूड पे। इंटरनल असेसमेंट शुड बी बिल्ट इनटू द टोटल एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल एंड शुड बी यूज्ड फॉर इंप्रूवमेंट रादर देन फॉर सर्टिफाइंग द लेवल ऑफ अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट। कितनी अच्छी बात इन्होंने रिकमेंड करी कोठारी कमीशन ने कि सिर्फ ये असेसमेंट हम जो कर रहे हैं ना, इसके पीछे का वो क्या मकसद है ये समझो इसके पीछे का। तो क्या है, क्या पर्पस है इसके पीछे का, ये पर्पस है देखो कि हम बच्चे को एसेस कर रहे हैं, इसलिए एसेस नहीं कर रहे हैं कि बच्चे को एक थप्पा लगा दे कि बेटा तुम तो पीछे हो तुम तो आगे हो। नो, हम इसलिए एसेस कर रहे हैं कि हम ये बता पाए कि बच्चा किस लेवल पे है और हमें इसको कौन से फील्ड में इसको इम्प्रूव करना है और किसमें ज्यादा मेहनत करनी है उस बच्चे को। तो इसलिए हम असेस कर रहे हैं, इसलिए हम बच्चे को हर तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कर रहे हैं। बच्चे की हर को करिकुलर एक्टिविटीज को भी असेस करा जा रहा है, बच्चे के बिहेवियर को भी असेस करा जा रहा है, उसके इंटरेस्ट उसकी नीड को असेस करा जा रहा है, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन का तो होता ही होता है। उसके बाद आ जाता है
आता है द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एनपीई, इन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंड करा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को, इसमें स्कॉलिस्टिक और नॉन स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट को इवैल्यूएट करा जाएगा, ठीक है, और कंटिन्यूअसली करा जाएगा, ये इन्होंने रिकमेंड करा। उसके बाद है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसको हम एनईसी 2005 कहते हैं। इन्होंने सजेस्ट करा दैट ऑन एग्जामिनेशन रिफॉर्म स्टेटेड इन दैट बोर्ड शुड कंसिडर एज अ लॉन्ग टर्म मेजर मेकिंग द क्लास 10th एग्जामिनेशन ऑप्शनल, thus permitting students continuing in the same school to take an internal school examination ahead, कि बच्चा जो है एक ही स्कूल में कंटिन्यू कर सकता है आफ्टर द बोर्ड्स, आफ्टर द 10th एग्जामिनेशन, एंड इट विल कंटिन्यू इन द सेम स्कूल टू टेक एन इंटरनल स्कूल एग्जामिनेशन ahead। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सीसीई। अब सीसीई क्या है सीसीई? तो सीसीई का मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कि पूरे साल बच्चे को हम इवैल्यूएट करेंगे और कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि हर एक फील्ड में बच्चे को इवैल्यूएट करा जाएगा, चाहे वो स्कॉलिस्टिक हो चाहे वो पोस्ट स्कॉलिस्टिक हो। कंटिन्यूअस का मतलब है कि रेगुलर असेसमेंट होगी लर्नर की, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि दोनों स्कॉलिस्टिक और कोर्स स्कॉलिस्टिक में हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। और इवैल्यूएशन का क्या मतलब है? ये प्रोसेस है ऑफ फाइंडिंग आउट द लर्नर अचीवमेंट लेवल, कि बच्चे ने क्या अचीव करा, बच्चा किस लेवल पर है, और अगर उसको कि कहाँ उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सो इसमें क्या होगा, इसका मतलब है रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट टेस्टिंग, डायग्नोसिस, ठीक है, लर्निंग गैप का हम करेक्टिव मेजर का यूज करेंगे, दोबारा रीटेस्ट करेंगे बच्चे को, और फीडबैक देंगे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को। ओके, अब जो दूसरा टर्म है कॉम्प्रिहेंसिव, इसका मतलब आपका ये भी हो सकता है कि हम स्कॉलिस्टिक और नॉन स्कॉलिस्टिक, इसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, नॉलेज हो गया बच्चे की, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, सो इस बेसिस पे हम बच्चे को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीसी। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? कि हम बच्चे के कॉग्निटिव, साइकोमोटर और इफेक्टिव स्किल्स को डेवलप करेंगे, और एम्फेसिस करेंगे थॉट प्रोसेस पे बच्चे की, डिस्करेज करेंगे मेमोराइजेशन को। कभी भी आपको अभी आप करके कोई भी एग्जाम दे दो टीचिंग का, मेमोराइजेशन को कभी भी सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि बच्चा अगर रट्टा मारेगा तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बस रट्टा मार रहा है, और कुछ टाइम बाद वो मेमोरी लॉस होगी, और कुछ टाइम बाद वो आधा भूल ही जाएगा। तो मेमोराइजेशन को कभी भी हमें सपोर्ट नहीं करना है। इवैल्यूएशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, बच्चे को इवैल्यूएट करेंगे कि बच्चे में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है, एक सोशल यूटिलिटी और इफेक्टिवनेस देखेंगे इसमें, सेल्फ असेसमेंट को करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सीसीई के। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या है सीसीई के, कि इंप्रूवमेंट हो टीएलपी में, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट हो, स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक दोनों कवर हो, ठीक है, अलग अलग टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन यूज हो, रिप्लेसमेंट हो, जो हमारा अर्लियर एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको हम रिप्लेस करें, और अच्छी अच्छी चीजों को भी इंक्लूड करें। साथ ही साथ असेसमेंट जो है वो पूरे साल हम बच्चे को असेस करें, होलिस्टिक असेसमेंट होगी इसमें, ठीक है, रेगुलर असेसमेंट होगी, और आपका क्या होगा, नेगेटिव रिमार्क नहीं मिलेगा बच्चे को। दो टाइप्स ऑफ असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, अब इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में ये क्या होते हैं, और पीरियोडिकली असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ द यूनिट और टर्म, ये सारी चीजें आपका, और ये सारी लर्निंग एक्टिविटीज को करिकुलर हो गया या करिकुलर हो गया इसमें इंक्लूड करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फंक्शंस ऑफ सीसी। क्या क्या फंक्शन है कि रेगुलर असेस करें हम बच्चे को, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज बनाए, वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए, एरिया ऑफ इंटरेस्ट एप्टीट्यूड हम निकाले, डिसीजन मेक करें, सेल्फ लर्निंग की हैबिट डाले, सेल्फ असेसमेंट करें, और प्रोग्रेस देखे लर्नर का। ओके, अब देखो दो तरह के असेसमेंट होते हैं सीसीई में। एक होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो पर्पस होता है वो होता है टीचर्स को हेल्प करने का, टू असेस स्टूडेंट्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स अटेनिंग डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, और ये टीचर्स को एक स्पेसिफिक फीडबैक प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट। ये फोकस करती है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे टुवर्ड द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, और ये कंटिन्यूअसली मॉनिटर होता है, मॉनिटर करती है स्टूडेंट के प्रोग्रेस को, ठीक है। तो फॉर्मेटिव क्या है आपका, जो आपके पूरे साल चलता रहता है, ये फोकस करती है एक पर्टिकुलर यूनिट पे, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे बच्चे की, और ये कंटिन्यूअस होता है पूरे साल, कभी भी चलता रहता है। इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो फ्री
फ्री इन्वायरमेंट, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट मिलता है और इससे बच्चे जो है वो मोटिवेट रहते हैं और ये स्ट्रेस फ्री असेसमेंट होता है। ओके, और समेटिव असेसमेंट जो होती है ये सम अप लर्निंग होती है, यानी कि ये लास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द कोर्स ये समेटिव असेसमेंट जो है वो मिलती है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार। तो समेटिव यानी कि सम टोटल ऑफ द कोर्स, पूरा जब एंड हो जाता है ईयर का, उसके बाद समेटिव असेसमेंट आपको मिलती है, हमें देनी होती है स्टूडेंट को। तो समेटिव सम और फॉर्मेटिव मतलब जो फॉर्म कर रही है, यानी कि जो कंटिन्यूअसली हो रही है। तो ये बात को याद रखना पड़ेगा। अब ये जो होता है ये इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है, ये असेसमेंट होता है लर्निंग का, एंड इट हैज यूज्ड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का यूज करते हैं इसमें हम। अब एडवांटेजेस क्या है सीसी के, ये बच्चों के स्ट्रेस और एंजाइटी को ये रिड्यूस करेगा, हम बच्चों को इंप्रूव कर सकते हैं, ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस होगा, रेगुलर असेसमेंट होगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, फ्रेंडली इन्वायरमेंट बच्चों के लिए बनेगा, स्कॉलिस्टिक एरियाज पे भी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाएगा। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा बच्चों के। अब कुछ स्कीम है ऑफ असेसमेंट फॉर क्लास 1 एंड 2, हर क्लासेस का बता रखा है कि हम कैसे उनको असेस कर सकते हैं। क्लास 1 एंड 2 में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल नॉट बी अवेयर दैट दे आर बीइंग टेस्टेड, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, दे विल बी 8 साइकिल्स ऑफ सीसीई। इसमें बच्चों को ग्रेडिंग इसमें मार्क्स नहीं देते हैं बचपन छोटे बच्चों को, इसमें ग्रेड देते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम होता है। तो जो स्कीम है असेसमेंट की फॉर क्लास 3rd 4th एंड 5th, इसमें आपको बता रखा है कि टर्म्स वाइज होता है, टर्म 1 एंड टर्म 2, ये आपको ऑलरेडी पता भी होगा। पेन पेपर टेस्ट होता है, ठीक है, F1 F2 SA1 F3 FA4 SA2 ये होता है, और इसकी परसेंटेज होती है, टर्म वाइज वेटेज होता है और टोटल मार्क्स इसमें निकलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें स्कीम होती है आपकी इसकी फॉर्मेटिव असेसमेंट की ईवीएस में। तो अप्रैल में, जुलाई टू अगस्त, नवंबर टू दिसंबर, जैन टू फेब, ये 4 उसमें डिवाइड होता है और अलग अलग चीजों पे फोकस करा जाता है। नाउ इंडिकेटर्स फॉर असेसमेंट इन ईवीएस, तो सबसे पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, रिकॉर्ड कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो हम पता चलेगा बच्चों को कितना समझ में आया। एक्सप्रेशन, बच्चों के एक्सप्रेशन से कभी कभी बच्चे ऐसे ऐसे फेस बनाते हैं, जब आप उन्हें पढ़ाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन्हें नहीं समझ आया, और जब ऐसे ऐसे कर रहे हैं मतलब समझ आ गया। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन रहता है कि आप बच्चों को समझ आया नहीं आया है, तो आप उनसे कुछ क्वेश्चंस या डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करना, क्लासिफाई करना, क्वेश्चनिंग हम कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं बच्चे को, और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, ओके, कोऑपरेशन बच्चा कितना कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग। अब इसमें बता रखा है हाउ टू असेस द चिल्ड्रन इन ईवीएस, ईवीएस में हम कैसे असेस कर सकते हैं, वही सेम प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। ग्रेडिंग सिस्टम का बता रखा है, ग्रेडिंग सिस्टम जो है आपका ग्रेड स्केल एट सेकेंडरी लेवल, ये आपका ग्रेडिंग सिस्टम होता है। और जब आप ये इसको याद कर लेना इन फ्यूचर, अगर आपको स्कूल ज्वाइन करना है, तो जब आप रिजल्ट बनाते हो तो हर स्कूल का वैसे तो सिमिलर होता है, बट कभी कोई कोई स्कूल का आपका डिफरेंट होता है, तो उस अकॉर्डिंग आपको बच्चे को मार्क्स देने पड़ते हैं। और अगर ग्रेडिंग सिस्टम में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको ग्रेड देना पड़ेगा, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको उनको ग्रेड निकालना पड़ेगा और ग्रेड देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब निकलता है ऐसे। उसके बाद ग्रेडिंग स्केल एट प्राइमरी लेवल, इसमें आपका ए ग्रेड सिस्टम होता है, 90 to 100, A+, आउटस्टैंडिंग, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद आपका आता है सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट यानी कि हम खुद से खुद को असेस कर रहे हैं कि हमने कहाँ इंप्रूव करा है, ठीक है, या कहाँ हम लैक कर रहे हैं। और होती है पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट का मतलब है कि हमारे फ्रेंड्स या जो भी आज हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो हमें असेस कर रहे हैं, तो ये होती है पीयर असेसमेंट। तो इसमें क्या होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं पीयर असेसमेंट के, कि इंकरेज करते हैं बच्चों को इन्वॉल्वमेंट में, स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ये बच्चों के जजमेंटल स्किल को डेवलप करते हैं। प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया होता है, ठीक है, और आपका बच्चे जो है वो ग्रुप वर्क कर पाते हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ ओपन हो पाते हैं, तो उनकी सोशल स्किल्स भी इंप्रूव होती है, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होती है, बच्चे ग्रुप में काम कर पाते हैं, तो इससे वो कोऑपरेट करना सीखते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद है सेल्फ असेसमेंट फीचर्स। तो सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है, जहां पर बच्चे खुद को असेस कर रहे हैं, अपने वर्क को असेस कर रहे हैं। इसमें बच्चा खुद
खुद की लर्निंग कर पाता है। इससे बच्चे का स्टूडेंट की स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट होती है, बच्चे अपनी चीजों को देख पाते हैं, अपनी गलतियों को पहचान पाते हैं। ठीक है, और ये ये अप्रोप्रिएट है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। लिमिटेशन क्या है कि देखो इसमें लिमिटेशन जो है इसकी, वो लिमिटेशन है कि ये हाई रिस्क होता है कि बच्चे खुद को अलग ही मार्क्स दे दे। कभी कभी बच्चे ऐसा कर देते हैं। ठीक है, पार्शियलिटी हो सकती है। ठीक है, स्टूडेंट जो है विल हैव अ टेंडेंसी टू अवॉर्ड एवरीवन द सेम मार्क, सबको सेम मार्क मिल सकते हैं। स्टूडेंट की जो फ्रेंडशिप है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है बीच में, ये सब चीजें। उसके बाद है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या होता है? सबसे पहले अचीवमेंट टेस्ट जो है ये डिजाइन होता है टू मेजर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि बच्चे का क्या अचीवमेंट लेवल है। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम ऑफ द स्टूडेंट, ये ग्रेड्स के असेसमेंट में हेल्प करता है। टीचर टीचिंग टेक्निक्स को असेस करने में हेल्प करता है, और बच्चे की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन। जो टेस्ट कंस्ट्रक्शन है वो पर्पस ऑफ टेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। टेस्ट का जो होना चाहिए डिफिकल्टी, लेवल ऑफ डिफिकल्टी के प्रॉपर लेवल ऑफ डिफिकल्टी होना चाहिए। टेस्ट आपका कॉम्पिटेंसीज पे बेस्ड होना चाहिए, प्रिसाइज और क्लियर लैंग्वेज में बना होना चाहिए। टेस्ट पेपर आपका एप्रोप्रिएट होना चाहिए बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग। यानी 5th क्लास के बच्चों को 8th क्लास का क्वेश्चन पेपर दे दिया वो कर लेगा सॉल्व, नहीं, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें। और इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए टेस्ट पेपर पे। कुछ स्टेप्स बता रखे हैं टेस्ट कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स पता होना चाहिए, स्पेसिफाई कंटेंट्स कवर होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, डिफिकल्टी लेवल जो होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए। टेस्ट आइटम जो होते हैं वो मॉडरेशन होनी चाहिए, उसमें मार्किंग स्कीम लिखी होनी चाहिए, आइटम वाइज एनालिसिस होना चाहिए, और टेस्ट का रिजल्ट का इंटरप्रेट होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, ये आपको एक एग्जांपल दे रखा है अचीवमेंट टेस्ट का, ये आप देख सकते हैं। फॉर्मेट ऑफ ब्लूप्रिंट, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे टाइप क्वेश्चन जो होते हैं। अब इसके ऐसे टाइप क्वेश्चन में हमें बच्चे की राइटिंग स्किल्स के बारे में अच्छे से पता चल पाएगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गए, ये आपके यूनिट और टर्मिनल टेस्ट में ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव और रिलायबल होते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है ज्यादा सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, और ये वैलिड होंगे। देन एसे टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होंगे वो 1 वर्ड आंसर होंगे। ओके, एंड इट मींस ज़्यादा रिलायबल और वैलिड होते हैं। मोर कंटेंट कैन बी टेस्टेड, और जो वर्ड लिमिट होता है इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का वो 10 to 15 वर्ड्स होता है। नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल्स हो गया, लिस्ट सोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है, कुछ बहुत छोटे छोटे वेरी शॉर्ट। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उसमें सिर्फ एक करेक्ट आंसर होता है, जैसे आपका एमसीक्यू टाइप हम कह सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट चूज रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑप्शन, वही ऑप्शन वाला, और इसमें होल सिलेबस जो है वो टेस्ट में कवर हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स तो आपको पता ही है, एक ट्रू होता है, एक स्टेटमेंट होती है, वो आपको बताना होता है ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद आपका आ जाता है मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। तो मैचिंग टाइप क्वेश्चन में वही मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर एमसीक्यू आ जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आते हैं, और उसमें एक क्वेश्चन होता है और उसमें से 4 ऑप्शन होते हैं। स्टूडेंट हैव टू टिक द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन इन द क्वेश्चन इज नॉट गिवन, और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ये अप्रोप्रिएट होते हैं। उसके बाद आपका आता है सिंपल रिकॉल टाइप क्वेश्चन। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 1 वर्ड आंसर विल गेट, एंड क्विज टाइप क्वेश्चन जो है ऐसे क्विज टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन एंड दिस बुक। हमारी ये पूरी बुक कवर हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आप चाहते हैं कि आगे भी और वीडियोस आए, देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द लेसन, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड ऑल्सो अगर आपको नोट चाहिए या कुछ भी हेल्प चाहिए और अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई डिमांड है कि ये वीडियो जल्दी आ जाए किसी चैप्टर के ऊपर, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।